Hello everyone, my name is Sakshi Tiwari. वेलकम बैक टू ग्रेट ऑनलाइन अकेडमी। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ पर एक 30 डे सीरीज कर रही हूँ जो कि है बेस्ड ऑन आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और ये 30 डेज में जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो एक टॉपिक है। बाकी मैं पूरा आपको सामान्य प्रबंधन पढ़ाने वाली हूँ एक बहुत ही सरल भाषा में। मैंने अपना जो पीपीटी बनाया हुआ है उसमें इंग्लिश है, बट मैं जो आपको समझाऊंगी वो हिंदी में ही समझाऊंगी। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, यदि आप उसको इंग्लिश में अच्छे से पढ़ें या इंग्लिश के टर्म्स को समझे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि आजकल के पेपर में आपने देखा होगा कि जो टेक्निकल टर्म्स है वो इंग्लिश में ही लिखे रहते हैं। आप हिंदी भाषा चेंज भी कर लोगे कि जैसे आपको हिंदी में पेपर सॉल्व करना है तो जो टेक्निकल टर्म्स है वो आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। इसलिए आपको टेक्निकल टर्म्स आने बहुत जरूरी है। अभी एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक पीएससी के द्वारा एक पेपर करवाया था स्टेट मैनेजर का। उसमें यही था कि वो जो पेपर था उसमें एमबीए वालों के लिए ही था और बहुत सारे सामान्य प्रबंधन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उसमें जो भाषा का चुनाव किया गया था, मतलब पेपर वॉज ऑफलाइन, और जो कि लिखा हुआ था हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चंस जो लिखे हुए थे उसमें जो कुछ टर्म्स थी वो हिंदी में भी इंग्लिश में ही लिखी थी। इसलिए आप पूरा डिपेंडेंट मत रहिए कि आप हिंदी में ही पढ़ोगे, आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़िए क्योंकि आपको पेपर में वो इंग्लिश टर्म्स देखने मिलेंगी। चलो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं और यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उनके ऊपर भी बात करेंगे। अब जैसे सबसे पहले है जो लास्ट टॉपिक था उसमें हम लोगों ने क्लासिकल थ्योरी और हमारे क्लासिकल थ्योरी के जो प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं उन सबको डिस्कस किया था। बिहेवियरल मैनेजमेंट के भी किया था। आज हम बात करने वाले हैं नियो क्लासिकल थ्योरी। अब नियो क्लासिकल थ्योरी क्या थी, किसने दिया था और ये कैसे क्लासिकल थ्योरी से अलग थी, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। देखो क्या है, दिस थ्योरी वॉज कंसर्न विद द एम्प्लॉय। जो पहले वाली थ्योरी थी वो एम्प्लॉय के लिए उतना कंसर्न नहीं थी, लेकिन जो हमारी नियो क्लासिकल थ्योरी थी वो एम्प्लॉय के लिए कंसर्न थी। द नियो क्लासिकल थ्योरी वॉज embodied to the behavioral science into management through in order to resolve issues प्रोड्यूस इन क्लासिकल थ्योरी। अब न्यू क्लासिकल थ्योरी क्यों आई? जो भी इश्यूज थे क्लासिकल थ्योरी में उसको रिजॉल्व करने के लिए न्यू क्लासिकल थ्योरी आई। ये तो आपको पता ही है कि अपडेटेड वर्जन क्यों आता है, जो हमारी पुरानी चीजें चल रही हैं उसमें जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको खत्म करने या उनको रिजॉल्व करने के लिए ये आता है। अब यहाँ पे क्या था, मैनेजमेंट इज टू यूटिलाइज एम्प्लॉयड इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स डू रेदर देन प्रोडक्शन। जो पहले क्या था क्लासिकल थ्योरी में, वो सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस थे। ओके, दे वर फोकस्ड ऑन प्रोडक्शन ओनली, बट यहाँ पर थोड़ा सा किसके लिए भी फोकस हुए, एम्प्लॉयज के लिए भी फोकस किए गए कि कैसे क्या हो सकता है। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जब हम नियो क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें क्या प्रिंसिपल थे और कितने थे। तो इसमें दो टाइप के प्रिंसिपल्स हुए, मतलब ये नॉट प्रिंसिपल, वी कैन से कि दो टाइप में डिवाइड किया गया नियो क्लासिकल थ्योरी को। ह्यूमन रिलेशन स्कूल एंड ह्यूमन बिहेवियरल स्कूल। दे आर वेरी सिमिलर बट डिफरेंट। अब ह्यूमन रिलेशन स्कूल में क्या आया, हॉथर्न्स एक्सपेरिमेंट किया गया। हॉथर्न्स एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और ये आपका चला था स्लॉट्स में लगभग 1920 से आई थिंक 1939 और 29 ऐसे कुछ, मतलब इसको तीन तीन उसके ईयर्स में किया गया था। अब क्या था, हॉथर्न्स एक्सपेरिमेंट किसने किया था? एल्टन मायो ने। फर्स्ट क्वेश्चन कैन कम, हु कंडक्टेड द हॉथर्न्स एक्सपेरिमेंट। अब देखो हॉथर्न्स एक्सपेरिमेंट में एल्टन मायो के साथ और भी लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन ये जो नाम है हॉथर्न्स एक्सपेरिमेंट का, ये एल्टन मायो के नाम से ही जाना जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि मैं साथ में ही डिस्कस करती जा रही हूँ क्वेश्चन, कि एल्टन मायो या फिर हॉथर्न एक्सपेरिमेंट के साथ कौन इन्वॉल्व है। और इसमें इन्होंने क्या किया था, मशीन्स की जगह सोशल पर्सन पर फोकस किया था, दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्रीट पीपल एज इंडिविजुअली नॉट एज अ मशीन।
अब मैं आपको बताती हूँ कि हॉथन्स एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट का, और यदि आप वैसे देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से आता है ये टॉपिक, यदि आप डीप में जाओ, लेकिन ये तो आपको आएगा ही। अब हॉथन्स एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने कुछ लोगों को मतलब ऐसे रखा था कि कैसे रिएक्ट करते हैं उनकी चेंजेस। ग्रुप ऑफ पीपल इन अ रूम फॉर सम टाइम एंड चेंजेस इन लाइटिंग इफेक्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय। तो सबसे पहला जो हुआ था इसमें क्या किया, 8 लोगों का ग्रुप था जिनको एक रूम में रखा गया और वो काम कर रहे थे वहां पर। फिर उसमें धीरे धीरे थोड़ी सी और लाइट डाली गई, और लाइट डाली गई, लाइट बढ़ाते गए, लाइट बढ़ाते गए। तो उसमें देखा कि जैसे उनको सफिशियंट अमाउंट में लाइट मिली, तो उनका जो प्रोडक्शन था, मतलब प्रोडक्टिविटी थी या इफिशियंसी थी, वो लेबर की ऑलरेडी इंक्रीज हो गई। तो इससे समझ में आया कि जब हम उनको प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, तो जो प्रोडक्टिविटी है या इफिशियंसी है वो लेबर की इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? ये था फर्स्ट। इसमें टोटल 3 एक्सपेरिमेंट चले थे। सेकंड था ग्रुप ऑफ 6 पीपल, 6 फीमेल टेलीफोन ऑपरेटर। अब क्या किया, इनको एक रूम में बंद कर दिया गया टेलीफोन ऑपरेटर को, और इनका क्लोज ऑब्जर्वेशन किया गया। इसमें क्या किया गया, इनको ही बोलते हैं इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी आता है। व्हाट इज इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट? तो ये जो मैंने बताया ना लाइटिंग वाला, ये आपका इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट है। अब इन पे क्या किया, ये टेलीफोन ऑपरेटर्स जो थे उनको क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल में रखा गया। फ्रिक्वेंट चेंजेस किए गए उनकी वर्किंग कंडीशन में। कैसे? लाइक वर्किंग आवर्स आपके कम किए गए, आपको लंच प्रोवाइड कराने दिया, लंच टाइम दिया गया, रेस्ट पीरियड, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय। मतलब उनको पहले ऐसे क्या किया कि पहले तो ऐसे होता था फैक्ट्रीज में 18-18 घंटे लोग काम करते थे, 14-14 घंटे काम करते थे। तो इस एक्सपेरिमेंट उनके नंबर ऑफ आवर्स को कम किया गया, मतलब वो फिक्स किए गए कि आपको इतने घंटे का, और उस बीच में लंच टाइम और रेस्ट पीरियड भी दिया गया कि आप यार लंच करो, रेस्ट पीरियड, वॉशरूम भी जा सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज जब उनको दी गई, तो उसका रिजल्ट बहुत ही आश्चर्यजनक आया। आश्चर्यजनक मतलब देखने लायक आया कि जो प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज है वो इंक्रीज हो गई। अब क्या किया, थर्ड थ्योरी जो हुई, थर्ड प्रिंसिपल जो हॉथन्स एक्सपेरिमेंट का जो थर्ड स्टेज था, उसमें उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए। फाइनेंशियल इंसेंटिव जब प्रोवाइड किए गए, तो उसमें ये समझ में आया कि इससे वो खुश तो है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा उतना ज्यादा, मतलब जो कर रहे थे वो। दैट मीन्स एम्प्लॉय वर मोर फोकस्ड ऑन वेलफेयर, सुपरविजन एंड स्पेशल अटेंशन। तो उनको ये समझ में आया पूरे एक्सपेरिमेंट में कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको क्या चाहिए, सुपरविजन चाहिए बहुत अच्छा, और उनका वेलफेयर के लिए यदि काम किया जा रहा है, जैसे आजकल तो बहुत काम होता है वर्कर्स है उनके लिए, स्कूल्स हैं, मिड डे मील और बहुत सारी तरह तरह की चीजें प्रोवाइड की जाती है, और स्पेशल अटेंशन, मतलब यदि आप फाइनेंशियल हेल्प से ज्यादा ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इफिशियंसी ऑफ जो वर्कर है ना वो इंक्रीज हुई। तो इससे ये समझ में आ गया कि वेलफेयर पे ज्यादा फोकस करना है अदर देन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब ये था जो आपका, ये था रिलेशनल अप्रोच, ह्यूमन रिलेशनल अप्रोच में जो आया। अब इसके बाद ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, दिस वाज टोटली बेस्ड ऑन हॉथन्स एक्सपेरिमेंट। जो पूरा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच था वो हॉथन्स एक्सपेरिमेंट पर ही बेस्ड था। हाउ पीपल रिलेट एंड इंटरेक्ट विद इन द ग्रुप एंड टीम। मतलब ये बताया गया था कि पीपल कैसे रिलेट कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये सारी। इट फोकस्ड ऑन सोशल फैक्टर एट वर्क, ग्रुप लीडरशिप, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल, ये सब था। अब क्या है, जो हमारा पूरा मैनेजमेंट है उसमें कोई भी थ्योरी आई है तो उसके बेसिस पर कुछ प्रिंसिपल्स भी निकल के आए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है रिवॉर्ड एंड सोशल सैंक्शन। मतलब यदि आपको रिवॉर्ड एंड सोशल सैंक्शंस दिए जा रहे हैं, वर्कर्स हु एक्सीड द प्रोडक्शन गोल कॉज द अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ देयर पियर्स। देन इनफॉर्मल ग्रुप। अब क्या होता है, सारे ऑर्गेनाइजेशन में
एक ग्रुप होते हैं, मतलब एक फॉर्मल ग्रुप होता है कि एक पूरी टीम है, लेकिन विद इन दैट टीम आपके कुछ इनफॉर्मल ग्रुप्स भी बन जाते हैं। आपके कुछ लोग करीबी होते हैं, कुछ नहीं होते, किन किन से सिर्फ आप ऑफिस की बातें करते हैं, बट कुछ लोग आपके कॉलीग्स के बीच में अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। वो होता है इनफॉर्मल। इमोशंस की बात की गई यहाँ पर। Importance of human relation and cooperation for people at their work was considered as a way of avoiding conflict. कई बार ऐसे भी कंसीडर किया गया कि आपको जब कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है तो भी हम बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, मतलब आपके इमोशंस कैसे जुड़ रहे हैं या आप कैसे बिहेव कर रहे हैं इमोशनली। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ऑब्जर्व की गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ह्यूमन बिहेवियरल स्कूल। ये मैस्लोस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे हैं इन्होंने, और मैं इनके बारे में जो मैस्लोस ने एक्सपेरिमेंट किया था या मैस्लोस की जो थ्योरी थी वो मैं आपको बताऊंगी आगे की क्लासेस में। इट इज interdisciplinary approach and integrated knowledge drawn from different disciplines for study of human behavior। अब क्या है, आपको बहुत सारी डिसिप्लिन से लिया गया अप्रोच थी कि डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन से अलग अलग नॉलेज को गैदर किया गया कि ह्यूमन का बिहेवियर को हम स्टडी कर सकें कि वो कैसे। जैसे आपको डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, एक मैनेजमेंट टीम है, प्रोडक्शन टीम है इधर, और फाइनेंस की टीम को देख लो, मार्केटिंग टीम देख लो, सेल्स देख लो। सी अभी तो बहुत मॉडर्न कल्चर है कॉर्पोरेशन का, कॉर्पोरेट्स का बहुत ही मॉडर्न कल्चर है। पहले ऐसे कल्चर नहीं हुआ था, पहले सिर्फ उनसे वर्कर से काम किया जाता था। और पहले क्या है, सर्विस सेक्टर से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी। जैसे आपको भी पता होगा इंडिया में पहले, अभी हमारे पास मैन्युफैक्चर यूनिट्स अभी कम है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन आपको याद होगा जैसे मुंबई, नागपुर, इधर सब पे कपड़े की मील थी बहुत ज्यादा, तो फैक्ट्रीज थी, लोग फैक्ट्रीज में काम करते थे उस हिसाब से। It advocates that an organization is socio-technical system which consists of individually and their interpersonal social relationship with each other। ठीक है, उनके इंडिविजुअली रिलेशन कैसे हैं और एक दूसरे से कैसे हैं। रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ देयर पर्सनालिटी। वहां पे ये भी समझ में आया कि जो हर इंडिविजुअल वहां काम कर रहा है वो ऐसा नहीं है कि एक सी पर्सनालिटी को होगा, उनकी पर्सनालिटी में डिफरेंस हो सकता है। It stressed upon group and group behavior, group dynamics. Workers have their own informal group and they have their own norms। मतलब इसमें क्या है, ग्रुप्स के बिहेवियर पर भी स्टडी किया गया, उनके डायनामिक्स क्या है। अब ये मैं आपको टर्म समझाऊंगी कि व्हाट इज ग्रुप डायनामिक्स, वो कैसे बिहेव करते हैं जब वो इनफॉर्मल ग्रुप के लोगों के साथ होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं जब वो एक टीम के साथ होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में स्टडी किया गया। अब हम बात करते हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी के बाद हमारी आई मॉडर्न थ्योरीज। तो ये आई थी हमारी मॉडर्न थ्योरीज जो आई वो 1960 से अभी तक चल रही है। ओके, ये थी हमारी मॉडर्न थ्योरी। अब मॉडर्न थ्योरी में क्या हुआ, पर्टिकुलरली डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मोरल्स एंड प्रोडक्टिविटी। आपके क्या मोरल्स हैं और प्रोडक्टिविटी में। हाईलाइटेड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंडिविजुअली। इसमें ये बताया गया था कि कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आया फोकस इक्वली ऑन मैन एंड मशीन। क्या हुआ, एक में मशीन पे फोकस किया गया, दूसरे में मैन पे फोकस किया गया। मॉडर्न थ्योरी में बताया कि नहीं, आपको दोनों पर इक्वल फोकस करना पड़ेगा। यदि आप दोनों पर इक्वल फोकस नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। ओनर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से एक क्वेश्चंस बनता है कि जो ओनर और मैनेजमेंट है उसमें सेपरेट किस थ्योरी में कहा गया है कि ओनर अलग होगा और मैनेजमेंट अलग होगा। ये हमारी मॉडर्न थ्योरी में इस चीज की बात करी गई है। अब क्या है, मॉडर्न थ्योरी में हमारे 4 मेन स्कूल्स है। फर्स्ट है सिस्टम अप्रोच है, सेकंड है डिसीजन मेकिंग, थर्ड है क्वांटिटेटिव एंड मैथमेटिकल, एंड जो फोर्थ हमारा है वो कंटिजेंसी अप्रोच है। और मैंने लास्ट स्लाइड में इसको कुछ और भी बताया था। तो आप डिफरेंट बुक्स में जब जाओगे तो आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, तो आपको हर थ्योरी के डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा कि किस थ्योरी में किसके बारे में बोला गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी सिस्टम अप्रोच स्कूल थी उसमें क्या होता है।
management made up different factors and also depend on different factors and these factors are interrelated. अब देखो क्या है, मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं, ओके, एंड कुछ चीजों पर हम डिपेंड भी कर सकते हैं, जैसे कि देखो हमको रॉ मटेरियल कहीं से चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि हमारा कोई एक फैक्ट्री है जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रही है, कहीं से हमको फाइनेंसेस भी चाहिए, मतलब कैपिटल भी चाहिए अपनी फैक्ट्री के लिए, तो ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है, तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, तो सिस्टम अप्रोच स्कूल था, मतलब ऐसे नहीं कि आप कुछ भी चल रहा है कहीं भी चल रहा है। सेकंड आया डिसीजन थ्योरी स्कूल, वट एवर managers do is the result of decision taken by him for several available alternation to him। अब क्या है, डिसीजन थ्योरी में क्या आया कि जो भी मैनेजर ने डिसीजन लिया वो किस बेसिस पे लिया, उसके पास जो और चीजें थी उनको देखकर ही लिया, मतलब जैसे मैं देखूं कि मुझे आज जाना है या मुझे ये काम करवाना है अपने लोगों से, तो मैं क्या डिसीजन किस बेसिस पे लूंगी, मेरे पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी तो प्रेजेंट होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही चीज प्रेजेंट है तो वो बस वही प्रेजेंट है, तो फिर तो डिसीजन की कोई बात ही नहीं है, वो तो आपके ऊपर कंपल्सन हो जाएगा या आप ऑब्लिगेशन में आ जाओगे कि आपको वो करना ही है। लेकिन जब आपके पास बहुत सारे अदर अल्टरनेटिव्स हैं तो उसमें से डिसाइड करना। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आए, हार्वर्ड साइमन, डिसीजन मेकिंग में आए थे ये, तो आपको एक और क्वेश्चन नंबर 3 बन सकता है कि जो डिसीजन मेकिंग थ्योरी में है उस साइंटिस्ट का क्या रोल प्ले रहा है, तो इट विल बी हार्वर्ड साइमन। गॉट इट? it focuses it focuses attention on decision making arrived process of action, मतलब जैसे आपका डिसीजन आया, आपने डिसीजन लिया, उसके बाद प्रोसेस ऑफ एक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूशन हो रहा है उस डिसीजन का या नहीं हो रहा है, मेकिंग डिसीजन। अब यहां पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मैंने बोला, ये तो ऐसे कोट भी हम बना सकते हैं, मेकिंग डिसीजन इज नॉट इनफ बट इम्प्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। ऐसे तो देखो आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखोगे कि हम रोज डिसाइड करते हैं कि आज सुबह 6 बजे उठ के पढ़ना है, टाइम टेबल बना लेंगे एकदम, और उसके बाद टाइम टेबल बनाने के बाद हम सब कुछ कर लेंगे, टाइम टेबल बन गया, इधर से इधर जाना है, रिसोर्स इकट्ठे हो गए कि नहीं यहाँ से ये लाना है, कल से एकदम पढ़ाई 8 घंटे पढ़ना है, लेकिन क्या होता है, हम सुबह 6 बजे कभी नहीं उठते। हम कितने बजे उठते हैं? 8 बजे। जब हम 8 बजे उठेंगे 8:30 9 बज जाएंगे तो फिर ऐसे होता है कि फोन चलाते रहे रात भर, यार नींद ही नहीं खुली, अब क्या करें। तो एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है, ऑन पेपर हम सब कर सकते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना बहुत टफ होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन मेकिंग डिसीजन इज नॉट इनफ बट इंप्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। Theory administration should be concerned with process of decision as well as process of action, मतलब इनको जो है पूरा प्रोसेस, डिसीजन लेने की जो प्रोसेस है उसमें भी कंसर्न रहना पड़ेगा, और उसको इम्प्लीमेंटेशन मतलब वो जब एक्शन में आएगा उस तब तक इनको रहना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या क्या फीचर्स आए थे, इस थ्योरी के, रैशनल थिंकिंग, आपको रैशनल प्रोसेस, सिलेक्टिव बेस्ट अमंग द अल्टरनेटिव्स, मतलब आपको क्या है, रैशनल थिंकिंग करनी है, सबसे पहले तो प्रोसेस पर ध्यान देना है कि प्रोसेस सही है कि नहीं है, प्रोसेस का क्या है, उसके बाद पर्पोसिव क्या है, पॉजिटिवनेस होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए और इवोल्यूशन होना चाहिए, मतलब चेंज आना चाहिए, आपका पूरा का पूरा कमिटमेंट होना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कि जो आपको थ्योरीज दी है उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो अभी तक जो क्या है, हमने कितनी थ्योरीज के बारे में बात किया, क्लासिकल थ्योरी और न्यू क्लासिकल थ्योरी के बारे में बात किया। अब उसके बेस्ड हम क्वेश्चंस देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑप्शंस में आ सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेड 3 के लिए पेपर है तो इतना भी वो नहीं है कि वो बहुत डीप में जाए, लेकिन पूछ सकते हैं कि जैसे क्लासिकल थ्योरी है उसमें 4 चीजें दी, क्वेश्चन नंबर 4 4 चीजें दी कि क्लासिकल थ्योरी है, उसके पार्ट क्या क्या थे या उसके अंदर क्या क्या था। अब उन्होंने क्या किया, एक तो दे दिया, 4 में से वो क्या पूछेंगे, आपको 3 सही देंगे, क्योंकि आपको याद रखना है कि क्लासिकल में सिर्फ 3 होते हैं, और वो 3 सही देंगे, दूसरा
गलत दे देंगे। फर्स्ट उन्होंने क्या दिया, साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होता है, ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट होता है। तो आपको याद रखना है कि जो ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट है या ह्यूमन बिहेवियरल मैनेजमेंट है, दे बोथ आर फ्रॉम नियो क्लासिकल। क्लासिकल से सिर्फ 3 है और वो आपको बिल्कुल याद रखना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। ये हो गए हमारे 3। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब वो आएगा सेकंड, फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें कौन से साइंटिस्ट ने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया था। तो इसका नाम क्या आएगा, टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट से कौन रिलेटेड है, टेलर। ऐसे ही क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में कौन आया, तो इसमें आएंगे फ्योल। ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच पर भी बन सकता है, वो क्या बनेगा, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच में कौन आएगा, मैक्स वेबर। ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं, साइंटिस्ट या आप थिंकर जो भी इनको बोलना चाहो बोल सकते हो, क्योंकि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उसके बाद जब हम बात करेंगे कि न्यू क्लासिकल में जैसे ह्यूमन रिलेशन आया, ह्यूमन बिहेवियरल स्कूल आएगा, तो इनमें किसने काम किया, तो इसमें किया है मैस्लॉस ने काम किया है, डगलस ने काम किया है। ये 2-3 साइंटिस्ट हैं जिन लोगों ने न्यू क्लासिकल थ्योरी में काम किया। ओके, अब पूछा जाएगा कि न्यू क्लासिकल थ्योरी और ह्यूमन न्यू क्लासिकल थ्योरी में आपको याद रखना है कि यहाँ पर सिर्फ 2 हैं, मतलब ऐसा नहीं है। जैसे वो पूछ सकते हैं डिसीजन थ्योरी किस चीज से रिलेटेड है। जो डिसीजन थ्योरी है वो मैनेजमेंट में किस स्कूल से है या किस थ्योरी से, तो आपको याद रखना है इट इज फ्रॉम मॉडर्न स्कूल। ये आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो बिल्कुल याद रखना। अब जैसे एक बहुत अच्छा आता है, लुथगुल के करके एक साइंटिस्ट है, लुथर गुलकिट। इन्होंने क्या दिया था, POSDCOR अब इसका आपको पूछ सकते हैं कि ये किसने दिया था। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट P फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। कंट्रोलिंग हर जगह होता है लेकिन इसमें कोऑर्डिनेटिंग है। रिपोर्टिंग, this C and O comes together, reporting and budgeting। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि रिपोर्टिंग एंड बजटिंग किस थिंकर के उसमें था, क्योंकि आपको पता है ये तो सब में मिलेगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, ये सब आपको हर थिंकर ने बोला है, लेकिन कुछ ने अलग भी दिया है। तो आपको याद रखना है रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सेकंड आ सकता है, जैसे एक थे हमारे नॉट्स एंड ओ डेनल। इन्होंने क्या दिया था, तो इन्होंने भी ऐसे POSDC दिया था, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग दिया था। कोऑर्डिनेटिंग नहीं, यहाँ पर कंट्रोलिंग है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। ऐसे ही मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगी, वो हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट प्रोसेस में पढ़ेंगे सारी चीजें। आई होप जितना आज मैंने पढ़ाया उतना क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच।